यस, गुड मॉर्निंग स्कूल। तो आज का हमारा टॉपिक है केमिकल काइनेटिक्स में लास्ट टॉपिक है ये, और आज हम पढ़ने वाले हैं थ्योरीज ऑफ कोलिजन, या उसको हम एक्टिवेशन कोलिजन थ्योरी भी कहेंगे। यानी अगर कोई भी रिएक्शन हम स्टार्ट करते हैं तो उस रिएक्शन को करने में जो दो अभिकारक हैं वो किस तरीके से आपस में टकराव करेंगे कि उत्पाद बनने की संभावनाएं उसमें मैक्सिमम होंगी, उसी को हम कहेंगे कोलिजन थ्योरी। तो अरहेनियस समीकरण पढ़ने के साथ साथ हम उन कोलिजन थ्योरी का भी आज अध्ययन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास एक्टिवेशन एनर्जी के साथ में। तो सबसे पहले हमारे पास है एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हिंदी में संक्रियण ऊर्जा भी कहा जाता है। तो पहले हम समझते हैं कि इस एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब क्या है और किसी भी अभिक्रिया में इस एक्टिवेशन एनर्जी को किस तरीके से निकाला जाता है। तो संक्रियण ऊर्जा की अगर बात की जाए तो संक्रियण ऊर्जा ऊर्जा की वह मात्रा है, ऊर्जा की वह मात्रा है जो निष्क्रिय अथवा असक्रिय अणुओं के द्वारा अधिशोषित करके इन्हें सक्रिय बनाती है, इन्हें सक्रिय बनाती है। तो ये एक डेफिनेशन है एक्टिवेशन एनर्जी की। ये एक्टिवेशन एनर्जी इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल। तो कोई भी अगर हमारे पास में अभिकारक है जो असक्रिय है, या हम कहें कि जो निष्क्रिय अवस्था में है, तो उसको सक्रिय करने के लिए दी गई ऊर्जा को हम एक्टिवेशन एनर्जी या संक्रियण ऊर्जा कहेंगे, जिसको हम E से प्रदर्शित करते हैं। हम इस एक्टिवेशन एनर्जी को इस प्रकार भी परिभाषित कर सकते हैं कि अणुओं के सामान्य ऊर्जा के अतिरिक्त वह न्यूनतम ऊर्जा जो अणुओं की संगठन या जिसको हम टकराव लिख सकते हैं, या इंग्लिश में अगर हम बात करें तो ये कोलिजन है, द्वारा उत्पाद बनाने के लिए आवश्यक होती है। उसे एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। तो एक्टिवेशन एनर्जी को हम दो प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं। पहला, एक्टिवेशन एनर्जी ऊर्जा की वह मात्रा है जो किसी इनएक्टिव रिएक्टेंट को एक्टिवेट करेगी, या हम बोल सकते हैं इट इज द अमाउंट ऑफ एक्स्ट्रा एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर द कोलिजन ऑफ पार्टिकल्स सो दैट दे कैन इजिली फॉर्म द प्रोडक्ट। तो दोनों तरीके से हम एक्टिवेशन एनर्जी को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब इस एक्टिवेशन एनर्जी को समझने के लिए हम
यहां पर एक एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम बनाते हैं और उस एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से समझते हैं कि एग्जैक्टली एक्टिवेशन एनर्जी को हम किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहां पर हमारे पास है प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और इधर हमारे पास है एनर्जी। तो हम अभिक्रिया की उन्नति और ऊर्जा के मध्य में एक ग्राफ प्लॉट करने वाले हैं। सपोज यहां पर हमारे पास ये रिएक्टेंट है, यानी ये अभिकारक है। जब धीरे धीरे रिएक्शन प्रोग्रेस करेगी तो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करेंगे और कोलाइड करते हुए ये एक यहां पर इंटरमीडिएट या ट्रांजिशन स्टेट बनाएंगे। इसको हम कहेंगे ट्रांजिशन स्टेट, जिसको हिंदी में हम सक्रियक अवस्था कह सकते हैं। और ये हमारे पास में यहां पर प्रोडक्ट की एनर्जी है, यानी ये उत्पाद है। अब किसी भी रिएक्शन के लिए एक ऊर्जा है जो ट्रांजिशन स्टेट के लिए रिक्वायर्ड होती है, जिसको हम थ्रेशहोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा कहते हैं। इस अभिकारक और उत्पाद के बीच की जो एनर्जी है, इसको डेल्टा एच रिएक्शन कहा जाता है। तो ये अभिक्रिया की एंथैल्पी का परिवर्तन है, और जो डेल्टा एच रिएक्शन होता है ये होता है डेल्टा एच प्रोडक्ट माइनस डेल्टा एच रिएक्टेंट। और ये जो डेल्टा एच की वैल्यू हमें मिलती है, ठीक है, इसमें पहला केस हो सकता है अगर प्रोडक्ट की एनर्जी रिएक्टेंट की एनर्जी से कम है, ज्यादा है। तो इस केस में जो डेल्टा एच है वो हमारे पास आता है पॉजिटिव, जो एक एंडोथर्मिक रिएक्शन को एक्सप्लेन करता है, यानी ये एक ऊष्मा शोषित अभिक्रिया मानी जाएगी। दूसरा केस हमारे पास हो सकता है अगर इस उत्पाद की एंथैल्पी अभिकारक की एंथैल्पी से कम है, तो इस केस में डेल्टा एच की वैल्यू नेगेटिव आएगी, जो एक एक्सोथर्मिक या एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया को प्रदर्शित करेगा। तो ये वाला जो ग्राफ हमने बनाया है, ये एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया यानी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। अब इस रिएक्टेंट को इस देहली ऊर्जा तक पहुंचने के लिए जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी हम प्रोवाइड करते हैं, इसी को संक्रियण ऊर्जा या एक्टिवेशन एनर्जी कहा जाता है। So this is the activation energy. अगर हम इसको एक रिवर्सिबल रिएक्शन मानते हैं, तो ये वाली जो एनर्जी है जो ग्रीन कलर से आपको दिख रही है, ये फॉरवर्ड की एनर्जी है। और अगर हम ये ब्राउन कलर वाली ऊर्जा देख रहे हैं, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है बैकवर्ड की और ये है फॉरवर्ड की, यानी एक फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होगी और एक बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी होगी। हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि अगर हमारे पास कोई उत्प्रेरक है, तो उत्प्रेरक क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है इसको कम कर देता है, और जिसकी वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो फास्ट हो जाता है। तो ये यहां पर हम कैटलिस्ट के लिए लिख सकते हैं। तो अगर हम यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें, तो एक्टिवेशन एनर्जी
यहां पर आ जाएगी, थर्ड पॉइंट में लिख सकता हूं यहां पर EA एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू ETH माइनस ER, जहां पर ETH हमारे पास में थ्रेशोल्ड एनर्जी या देहली ऊर्जा को दर्शाता है और जो ER है यह है अभिक्रिया की ऊर्जा, यानी जिसको हम एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोल रहे हैं, उसको प्रदर्शित करता है। अब हम इस संक्रियण ऊर्जा की गणना किस प्रकार से कर सकते हैं, हम इसको समझते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में कैलकुलेशन ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। तो कैसे मैं इस एक्टिवेशन एनर्जी को कैलकुलेट करूंगा, इसके लिए हम यहां पर अर्हेनियस इक्वेशन या अर्हेनियस समीकरण को यूज करेंगे। तो अर्हेनियस समीकरण के अकॉर्डिंग अगर हम जाएं तो हमने पढ़ा है K इज इक्वल टू A e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT होता है। यहां पर K वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करता है, A अर्हेनियस पैरामीटर है, EA संक्रियण ऊर्जा है, R गैस कांस्टेंट है और T जो है वो यहां पर टेम्परेचर को शो करता है जो केल्विन में होता है। तो अगर हम इसका लॉग लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा ln K इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन R 1 अपॉन T। अब अगर हमारे पास में दो अलग अलग टेम्परेचर है जिसपे दो अलग अलग वैल्यू हमें K की मिल रही है, तो हम यहां पर लिख सकते हैं फॉर टू डिफरेंट टेम्परेचर लेट्स से आई एम टेकिंग टेम्परेचर T1, तो मैं यहां पे लिखूंगा ln K1 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन R 1 अपॉन T1। सिमिलरली अगर हमारे पास कोई T2 टेम्परेचर है तो हम लिख सकते हैं ln K2 इज इक्वल टू ln A माइनस EA अपॉन R 1 अपॉन T2। ध्यान रखिएगा, इस पे ग्राफिकल क्वेश्चन भी बनता है कि अगर मैं यहां पर ln K और 1 अपॉन T में प्लॉट करूं तो हमें यहां पर एक नेगेटिव स्लोप मिलता है और ये जो नेगेटिव स्लोप आपको मिलेगा इसकी जो वैल्यू होगी ये माइनस EA अपॉन R के बराबर होगी। ऑल्दो ln A का जो मान है उसको हम इस इंटरसेप्ट से निकाल सकते हैं। यहां पर एक चीज हमें ध्यान रखनी है कि R की कौन सी वैल्यू को हम यहां पे यूज करने वाले हैं। तो इफ यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी अगर ये जूल में है तो R की वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल ली जाएगी और अगर एक्टिवेशन एनर्जी कैलोरी में दिया हुआ है तो R की वैल्यू को हम 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल लेते हैं। तो दो अलग अलग टेम्परेचर के लिए हम अरेनियस इक्वेशन अरेनियस समीकरण के आधार पर दो अलग K की वैल्यू लिख सकते हैं और यहां पर एक ग्राफिकल क्वेश्चन भी पूछा जाता है जिसमें ln K और 1/T में प्लॉट किया जाएगा, स्लोप वैल्यू हमें दी होगी और स्लोप वैल्यू से हमें एक्टिवेशन एनर्जी को फाइंड आउट करना पड़ेगा।
इंपॉर्टेंट चीज जो हमें यहाँ पे ध्यान रखनी है वो है यूनिट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी। अब यहां पर हमारे पास में दो अलग अलग टेम्परेचर पे दो अलग अलग के की वैल्यू है, तो अगर हम इनको माइनस करें तो मैं लिख सकता हूं ln_k2 माइनस ln_k1 इज इक्वल टू माइनस EA अपॉन R T2 माइनस माइनस EA अपॉन R T1, और this may be written as EA upon R 1 upon T1 minus 1 upon T2. So ln K2 by K1 is equal to EA upon R 1 upon T1 माइनस 1 अपॉन T2। तो इस समीकरण को यूज करके हम एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर हम इसको log बेस 10 में लिख रहे हैं देन वी कैन राइट log K2 by K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। ठीक है, या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं d log k अपॉन dt इज इक्वल टू E अपॉन R T स्क्वायर। तो कोई भी एक फॉर्मूले से हम यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं, जैसे क्योंकि अलग अलग अभिक्रियाओं के लिए जो वेग है वो अलग अलग होता है, इसलिए एक्टिवेशन या संकीर्ण ऊर्जा की वैल्यू भी अलग अलग ही मिलती है। दूसरा, एक्टिवेशन एनर्जी का मान जितना कम होगा इसका मतलब अभिक्रिया का वेग उतना अधिक होता है। दूसरी चीज, दिस एक्टिवेशन एनर्जी इट नेवर टेंड्स टू बी जीरो। ठीक है, ऐसा कभी नहीं होगा कि एक्टिवेशन एनर्जी को आप जीरो कर दें, क्योंकि अगर आप एक्टिवेशन एनर्जी को जीरो करेंगे तो अर्हेनियस के अकॉर्डिंग जो K है वो A के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब कि जितने भी मॉलिक्यूल आपस में रिएक्ट करेंगे वो सारे के सारे ही प्रोडक्ट को फॉर्म करेंगे, जो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, ऑल्दो कंपटीशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि अगर हम टेम्परेचर को इनफाइनाइट कर दें तो क्या होगा, तो हम यहां पे ये भी बोल सकते हैं अगर टेम्परेचर को इन्फिनिटी करेंगे तो एक्टिवेशन एनर्जी टेंड्स टू जीरो। एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और वहां पे सारे के सारे अभिकारक उत्पाद में परिवर्तित हो जाएंगे, जो पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे ये दो तीन चीजों को ध्यान रखना है। अब हम समझते हैं कि इनके ऊपर किस प्रकार के न्यूमेरिकल बोर्ड में या कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, क्वेश्चन ये है H2O2 के प्रथम कोटि के विघटन को निम्न समीकरण द्वारा लिख सकते हैं। एक समीकरण हमें दी हुई है, ठीक है, समीकरण है मेरे पास में log, समीकरण है log K इज इक्वल टू 14.34 माइनस
1.25 इंटू 10⁴ K/T। ठीक, और हमें कहा गया है इस अभिक्रिया के लिए EA की गणना कीजिए। ठीक है, तो H2O2 का फर्स्ट ऑर्डर डिकम्पोजिशन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले, और हमने ये भी पढ़ा है कि H2O2 का जो विघटन होता है यह एक विषमानुपाती अभिक्रिया होती है जिसमें ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों एक साथ होते हैं। तो अगर हम यहाँ पर अर्हेनियस इक्वेशन देखते हैं तो K हो जाएगा AE⁻⁻ EA/RT, या log K हो जाएगा log A माइनस EA/2.303 RT। और अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को देखें तो log K हमें दिया हुआ है 14.34 माइनस 1.25 इंटू 10⁴ K/T। तो इन दोनों समीकरण को 1 और 2 को अगर हम हल करेंगे एक साथ तो यहां से मैं लिख सकता हूं EA/2.303 RT ये बराबर हो जाएगा 1.25 इंटू 10⁴ K/T। तो यहां से हम EA का मान निकाल सकते हैं, तो EA मेरे पास आ जाएगा 1.25 इंटू 10⁴ इंटू 2.303 इंटू 8.314। तो इस T से ये वाला T हम कैंसिल कर सकते हैं, और यहां पर ये हमारे पास वैल्यू आएगी इज इक्वल टू 23.93 इंटू 10⁴ जूल पर मोल, या हम लिख सकते हैं 239.3 किलो जूल पर मोल। तो इस तरीके से हम दो इक्वेशन को इक्वेट करके एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक तो ग्राफिकल क्वेश्चन हो गया, एक इस तरीके का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, यदि संक्रियण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी 65 किलो जूल हो तो 0 डिग्री सेल्सियस की अपेक्षा 25 डिग्री सेल्सियस पर अभिक्रिया कितनी तीव्र होगी। ऑप्शन हमें दिया हुआ है 11 गुना, 9 गुना, 6 गुना या फिर 2 गुना। तो हमें यहां पर एक टेम्परेचर दिया हुआ है 0 डिग्री सेल्सियस, और उस 0 डिग्री सेल्सियस पे
अभिक्रिया की जो संकीर्ण ऊर्जा का मान है वो 65 किलो जूल है। अब अगर उसी अभिक्रिया के ताप को बढ़ा दिया जाए, यानी हमने 0 डिग्री सेल्सियस से उसको कर दिया है 25 डिग्री सेल्सियस, तो हमें यह बताना है कि अभिक्रिया कितने गुना बढ़ जाएगी। ये हम पढ़ चुके हैं कि ताप बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग बढ़ता है, और अगर हम ताप बढ़ाएंगे तो कहीं ना कहीं पर एक्टिवेशन एनर्जी का जो बैरियर है वो भी क्या होगा, कम होगा। तो किस तरीके से इसको हम कर सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं, हमें पता है log K2/K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2 होता है। तो यहां पर इस 2.303 को मैं इधर लेके आ रहा हूं, 2.303 log K2/K1 इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी का मान हमें दिया हुआ है 65 किलो जूल, यानी 65 इंटू 10⁻³ जूल हो जाएगा। R की वैल्यू है 8.314। T1 है यहाँ पर 298 केल्विन और T2 हमें मिलने वाला है 270। T1 है 0 डिग्री सेल्सियस यानी 273 केल्विन, ठीक है। और इसको जब हम करेंगे तो ये T1 T2 इंटू T2 माइनस T1 आएगा, तो इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं 25। तो अगर हम इसको यहाँ पे सॉल्व करें K2/K1 को, तो K2/K1 का जो मान आता है ये आता है 11.05। इसका मतलब कि अगर इसी संकीर्ण ऊर्जा पर हम 0 डिग्री सेल्सियस से 25 डिग्री सेल्सियस ताप करते हैं तो यहाँ पर जो अभिक्रिया होगी वो 11 गुना तीव्र हो जाएगी। तो इसका आंसर आएगा 11 गुना, ठीक है। इससे रिलेटेड एक और एग्जांपल देख लेते हैं, क्योंकि इस वाले पोर्शन से न्यूमेरिकल ज्यादा आते हैं, तो जितना ज्यादा आप डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल की अप्रोच रखेंगे उतना ज्यादा आपको यहाँ पर बेनिफिट होने वाला है। तो क्वेश्चन है 600 केल्विन ताप पर, एक ताप हमें दिया हुआ है 600 केल्विन, इथाइल आयोडाइड यानी C2H5I की, या हम लिख सकते हैं, ठीक है, की अभिक्रिया में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक, एक तो हमें ये पता चल गया यहां से कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। वेग स्थिरांक 1.60 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की संकीर्ण ऊर्जा यानी एक्टिवेशन एनर्जी मुझे दी हुई है जो 209 किलो जूल पर मोल है। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। वेग स्थिरांक की गणना कीजिए। तो यहां पर मेरे पास में एक टेम्परेचर T1 है जो यहां पर 600 केल्विन है, ठीक है। T1 कितना है, 600 केल्विन, और यहां पर जो K1 है ये मेरे पास 1.60 इंटू 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स है। यहां पे हमें T2 दिया हुआ है जो 700 केल्विन है, और K2 जो है ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना है। एक्टिवेशन एनर्जी हमें दी हुई है 209
किलोजूल पर मोल, जिसको मैं 209 इंटू 10⁻³ जूल पर मोल लिख सकता हूं। तो K2 का मान मुझे यहां पे फाइंड आउट करना है, तो मैं यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी की जो एक्सप्रेशन है उसको यूज करूंगा। सबसे पहली बात, C2H5i जो गैसियस फॉर्म में है, जब ये यहां पर अभिक्रिया करेगा, या इसको हम ऐसे लिख लेते हैं बेटा यहां पे कि log K2/K1 इज इक्वल टू EA/2.303 R 1/T1 माइनस 1/T2। तो मुझे T1, K1, T2, EA सबकी वैल्यू पता है, तो इससे मैं यहां पर log K2 की वैल्यू को निकाल सकता हूं, और जब हम log K2 की वैल्यू निकालेंगे तो ये मेरे पास आएगा, इन सब वैल्यू को रखने के बाद में विल बी -2.197, या K2 हो जाएगा 10⁻⁻2.197, और इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये मेरे पास आता है 3.6 तो यहां से मैं निकाल सकता हूं 6.36 इंटू 10⁻³ सेकेंड इनवर्स। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी को की एक्सप्रेशन को यूज करके K1 या K2 जो भी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है उसको हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई यहाँ पर एक्टिवेशन एनर्जी की। अब हम पढ़ते हैं थ्योरीज ऑफ रेट ऑफ रिएक्शन। Theories of rate of reaction। तो यहां पर मेनली दो थ्योरी है जो हमें पढ़नी है, जिसमें एक है कोलिजन थ्योरी और दूसरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी। सबसे पहले फर्स्ट थ्योरी को पढ़ते हैं। नंबर 1 है collision theory of bimolecular reaction। मतलब द्विअणुक अभिक्रियाओं का संघटन सिद्धांत, या इसको हम टकराव भी बोल सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई भी दो मॉलिक्यूल हैं तो वो दो मॉलिक्यूल आपस में किस तरीके से टकराएंगे कि उनके बीच में जो रिएक्शन होने की प्रोबेबिलिटी है वो मैक्सिमम हो, उसी को हम यहाँ पर इसका सिद्धांत बोलते हैं। तो पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट हैं, इनको देख लेते हैं कौन कौन से पॉइंट हैं जो मुझे यहाँ पर यूज होंगे। सबसे पहला है, जब अभिकारक अणु आपस में टकराते हैं तो अभिक्रिया होती है और उत्पाद बनते हैं। तो अभिक्रिया होती है और उत्पाद बनते हैं।
तो सबसे पहला पॉइंट यहीं से हमें समझ में आता है कि हमारे पास में किसी भी उत्पाद को बनाने के लिए अणुओं का आपस में टकराव होना बहुत जरूरी होता है। बट यहां पर हमें एक चीज ध्यान रखनी है कि सभी जो टकराव हुए या जो सभी टक्करों के फलस्वरूप उत्पाद नहीं बनते हैं। ठीक है, इसका मतलब अगर मैं कोलिजन कर रहा हूं तो सारे के सारे कोलिजन मुझे उत्पाद देंगे ये जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कुछ ऐसे उत्पादों, ऐसे टकराव की बात करनी पड़ेगी जिनको हम प्रभावी टकराव कहेंगे। तो प्रभावी टकराव या प्रभावी टक्कर, जिसको मैं इफेक्टिव कोलिजन बोल सकता हूं, उत्पाद का निर्धारण करते हैं। उत्पाद का निर्धारण करते हैं। अब यहां पर हमें समझना है कि हमने कहा कि बहुत सारे टकराव हुए और बहुत सारे टकराव आपस में टकराएंगे तो वहां पर उत्पाद का निर्धारण हो सकता है। लेकिन हम इसके साथ में एक और पॉइंट ऐड कर रहे हैं कि सारे के सारे टकराव उत्पाद नहीं बनाएंगे। उत्पाद का निर्धारण सिर्फ प्रभावी टक्कर या इफेक्टिव कोलिजन के द्वारा ही होता है। अब यहां पर क्वेश्चन ये है कि इफेक्टिव कोलिजन या प्रभावी टक्कर से हम क्या समझते हैं और उसे हम किस प्रकार से एक्सप्लेन कर सकते हैं। समझिए, हमारे पास यहां पर एक कार्बन है और इधर मेरे पास में यहां पर O है, यानी मेरे पास एक CO का मॉलिक्यूल है और इस CO के मॉलिक्यूल को रिएक्शन ये है कि CO प्लस NO2 आपस में मिलकर CO2 प्लस NO बनाते हैं। अब मैं यहां पर दो केस ले रहा हूं। पहला केस है मेरे पास में कि ये मेरे पास CO का मॉलिक्यूल है और दूसरा केस ये है कि इसका CO का जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस प्रकार से है, या हम एक और यहां पे ले सकते हैं कि ये जो CO है ये कुछ इस प्रकार से लगा हुआ है। अब हमारे पास में यहां NO2 का मॉलिक्यूल है और NO2 का जो मॉलिक्यूल मैं बना रहा हूं वो कुछ इस तरीके से बनेगा कि यहां पर नाइट्रोजन, यहां पर ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन इस तरफ यहां पे लगी हुई है। जबकि दूसरे वाले केस में मैं NO2 को जब ड्रॉ कर रहा हूं तो मैं कुछ इस तरीके से इसको ड्रॉ करूंगा और तीसरे केस में हम यहां पर इस तरीके से NO2 के मॉलिक्यूल को लगाते हैं। अब देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, पहले उसको समझते हैं। अब ये वाला जो कार्बन है ये इधर इससे टकराने वाला है और इधर ऑक्सीजन इस कार्बन से टकराएगा। जब कार्बन ऑक्सीजन आपस में टकराएंगे तो आपस में टकराने की वजह से ये हमारे पास में ये कार्बन का एटम, ये वाला ऑक्सीजन और एक ऑक्सीजन ये मिलेगा। तो मेरे पास यहां पे बना CO2 प्लस NO को मैं यहां पर बाहर निकाल सकता हूं। तो यहां पर एक टक्कर इस प्रकार हुई। दूसरा हम केस ले रहे हैं जहां पे कार्बन और नाइट्रोजन आपस में टकराने वाले हैं। तो अगर कार्बन और नाइट्रोजन आपस में टकराएंगे तो हमें CO2 नहीं मिलेगी। भाई CO2 कब मिल रही है?
CO2 का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है। तो कार्बन का टकराव किसके साथ होना चाहिए? ऑक्सीजन के साथ में। और इस केस में अगर हम देखें तो यहां पर ऑक्सीजन और ऑक्सीजन आपस में टकराने वाले हैं, तो ये भी CO2 नहीं देगा। तो इसका मतलब कि ये वाले जो टकराव हैं, जो दूसरे नंबर के हैं, इनको हम प्रभावी टकराव नहीं मानेंगे। तो ये यहां पर प्रभावी टक्कर नहीं होगी, और जिसकी वजह से मुझे जो उत्पाद चाहिए वह नहीं बनेगा, तो आवश्यक उत्पाद नहीं बनता है। जबकि जो पहले वाला टकराव है यह एक प्रभावी टकराव माना जाएगा। ये एक प्रभावी टकराव या एक प्रभावी टक्कर है, यानी ये एक इफेक्टिव कोलिजन है, और जो प्रोडक्ट मुझे चाहिए थे वो मुझे यहां पे मिल रहा है। तो इसका मतलब ये है कि जो मॉलिक्यूल इस प्रभावी टक्कर के लिए रेस्पॉन्सिबल है उन्हें मैं क्या कहूंगा? दे आर नोन एज एक्टिव मॉलिक्यूल, या हम उसको कहेंगे ये कौन से अणु है? ये हमारे पास में सक्रिय अणु है। और ये जो सक्रिय अणु है, इनका जो नंबर है वो कुल नंबर के अगर मैं कंपैरिजन करूंगा तो जाहिर सी बात है कम होगा। तो मैं ऐसा मान सकता हूं कि अगर मेरे पास 100 कोलिजन हो रहे हैं और उन 100 कोलिजन में से कोई 85 कोलिजन से मुझे रिक्वायर्ड प्रोडक्ट नहीं मिलता है, तो इसका मतलब उसमें से 15 ही प्रभावी टक्कर हो सकती हैं, यानी 15 ही इफेक्टिव कोलिजन होंगे और कोई वहां पे नहीं होगा। तो अब ये जो सक्रिय अणु हमें मिले, इन सक्रिय अणुओं को की एक निश्चित ऊर्जा होगी, और उस निश्चित ऊर्जा को हम क्या कहेंगे? इसको हम देहली ऊर्जा या थ्रेशहोल्ड एनर्जी कहते हैं, जो हमने यहां पर इस वाले ग्राफ में देखी थी। अगर आप समझे तो ये वाली जो ऊर्जा है ये कौन सी है? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी है, यानी ये उन सक्रिय अणुओं की ऊर्जा है जो आपस में टकराव करने के बाद उत्पाद का निर्धारण करते हैं। तो मैं यहां पर इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट इसमें ऐड कर सकता हूं कि सक्रिय अणुओं की ऊर्जा एक निश्चित ऊर्जा के बराबर या उससे अधिक होती है। अधिक होती है, और अणुओं की इस निश्चित ऊर्जा को देहली ऊर्जा कहते हैं। देहली ऊर्जा या थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो इसका मतलब जितने भी टोटल मॉलिक्यूल मेरे पास हैं, उन टोटल मॉलिक्यूल में से कुछ मॉलिक्यूल ही प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे, और उनमें एक पर्टिकुलर एनर्जी रहेगी जिसको मैं थ्रेशोल्ड एनर्जी कहूंगा। तो यहां पर अगर हम एक्टिवेशन एनर्जी की बात करें तो एक्टिवेशन एनर्जी इस पर्टिकुलर केस में होगी थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस
एनर्जी ऑफ molecules having collision. Having collisions, right? तो इसको हम ऐसा भी समझ सकते हैं कि संकीर्ण ऊर्जा जो होगी वो दहली ऊर्जा माइनस जो भी हमें अभिक्रिया की ऊर्जा मिल रही है उसके डिफरेंस के बराबर होती है। अब यहां पर हम एक और चीज समझते हैं कि यदि हम सोचें कि अभिक्रिया का जो वेग है वो प्रति इकाई आयतन, प्रति इकाई समय टक्करों के वेग तथा टक्करों के अंश के गुणनफल के बराबर होता है, तो इसको हम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी बोल सकते हैं। तो यहां पर एक और है दैट इज कॉल्ड कोलिजन फ्रीक्वेंसी। एक वर्ड मैं यहां पे यूज कर रहा हूं, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, या इसको मैं बोल सकता हूं टक्कर आवृत्ति। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी क्या हुई? किसी भी प्रति इकाई आयतन, यानी अगर हम एक पर यूनिट वॉल्यूम की बात करें, पर यूनिट टाइम जो नंबर ऑफ कोलिजन हुए उसी को हम क्या कहेंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी कहेंगे। तो यहां पर अर्हेनियस इक्वेशन को हम थोड़ा सा मॉडिफाई यहां पे कर सकते हैं और मैं लिख सकता हूं K इज इक्वल टू Z AB इंटू e टू द पावर माइनस EA अपॉन RT, जहां पर जो ZAB है ये हमारे पास में कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। तो यहां पर ZAB हमारे पास आ जाएगा कोलिजन फ्रीक्वेंसी फैक्टर। तो ये जो ZAB है ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि किसी पर यूनिट टाइम में पर यूनिट वॉल्यूम कितने ज्यादा इफेक्टिव कोलिजन हुए हैं। तो कोलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो प्रोडक्ट बनने की टेंडेंसी है वो भी क्या होगी? ज्यादा होगी। तो एक तो मुझे ये वाला फैक्टर चाहिए, दूसरा है मेरे पास में यहां पर स्टेरिक और ओरिएंटेशन फैक्टर, और ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब है, इसको हम बोल सकते हैं अभिविन्यास कारक। देखिए ओरिएंटेशन फैक्टर का मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास एक लॉक है और ये यहां पे इसकी एक चाबी है, और अगर मुझे इस लॉक को ओपन करना है तो मुझे इस चाबी को इसके फ्रंट साइड में ही इंसर्ट करना पड़ेगा। अब अगर इस चाबी को हम यहां पे इसके बैक साइड में लगा के घुमाते रहें तो ये लॉक ओपन नहीं होगा। इसका मतलब इस चाबी का फ्रंट साइड में लगना इसकी प्रॉपर ओरिएंटेशन को दिखाता है। तो यहां पे ओरिएंटेशन प्रॉपर है, इस केस में ओरिएंटेशन प्रॉपर नहीं है, जिसको हम यहां पर इस एग्जांपल से समझ सकते हैं कि जब कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बनना है तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में ही टकराव होने चाहिए। तो ये हमारे पास में एक प्रॉपर ओरिएंटेशन का एग्जांपल है। और अगर कहीं पे प्रॉपर ओरिएंटेशन होगी और कोलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी तो उसी केस में जो इफेक्टिव कोलिजन है वो बढ़ जाते हैं। यहां पर कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में टकराव होने वाला है जो एक इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो इसलिए इन कोलिजन के द्वारा कोई भी उत्पाद हमें नहीं मिलता है।
तो कोलिजन इफेक्टिव कोलिजन का मतलब क्या हुआ, वो कोलिजन जिनमें कोलिजन फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो और जो प्रॉपर ओरिएंटेशन के साथ में होंगे, इन्हीं को हम क्या कहेंगे, दीज आर कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। तो ये जो स्टेरिक फैक्टर है, इसको भी मैं इस अर्हेनियस इक्वेशन में ऐड कर सकता हूं। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इसको मैं P मान लेता हूं स्टेरिक फैक्टर को। ये मेरे पास में ZAB है, तो ये हो जाएगा ZAB इंटू P e⁻⁻⁻ और इसी PZAB को हम यहां पर अर्हेनियस पैरामीटर A लिखते हैं। तो ये मेरे पास यहां पे आया K इज इक्वल टू A e⁻⁻⁻ तो ध्यान रखिएगा, जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी और ओरिएंटेशन फैक्टर का प्रोडक्ट है, इसी को ही A या अर्हेनियस पैरामीटर कहा जाता है। इसी को हम अर्हेनियस पैरामीटर कहते हैं। तो यहां हमने समझा कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कोलिजन बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन उत्पाद बनाने के लिए सिर्फ प्रभावी कोलिजन ही काम में आएंगे। प्रभावी कोलिजन का मतलब उन कोलिजन से है जिनकी कोलिजन फ्रीक्वेंसी यानी टकराव आवृत्ति बहुत अधिक होगी और जो एक प्रॉपर ओरिएंटेशन या एक सुचारू अभिविन्यास के साथ में ही टकराव करेंगे, वही प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। तो इस प्रकार हमने समझा कि कौन सी थ्योरी है जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं जो एक्टिवेशन एनर्जी को डिफाइन करती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी को डिफाइन करती है, जो मॉलिक्यूल के बीच में टकराव हो रहे हैं उनको डिफाइन करती है। अब हम समझते हैं कि जो रेट कांस्टेंट K है और जो हमारे पास में गिब्स की मुक्त ऊर्जा है, उनमें किस प्रकार का रिलेशनशिप हो सकता है। तो लेट्स टॉक अबाउट रिलेशन बिटवीन K एंड डेल्टा G नॉट। तो हमने इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में पढ़ा है, जो डेल्टा G नॉट होता है, ये होता है -RT ln K के बराबर। और थर्मोडायनेमिक्स में हम ये भी पढ़ चुके हैं कि जो डेल्टा G नॉट है, यह डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट के बराबर होता है। यहां पर डेल्टा G नॉट मानक या स्टैंडर्ड मुक्त ऊर्जा को प्रदर्शित करती है। जो डेल्टा H नॉट है, यह मानक एंथैल्पी को चेंज मेनली को प्रदर्शित करती है। जो T है, ये यहां पर टेम्परेचर है, और जो डेल्टा S नॉट है, ये यहां पर मानक एंट्रोपी यानी जो रैंडमनेस है, कितना हुआ उसके चेंज को प्रदर्शित करती है। R यहां पर गैस कांस्टेंट है और K यहां पर वेग स्थिरांक को प्रदर्शित करता है। तो अगर मैं इन दोनों इक्वेशन को इक्वेट करूं तो मैं यहां पे लिख सकता हूं -RT ln K इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट, या ln K इज इक्वल टू डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट अपॉन RT। तो यहां पर अगर हम इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो मैं लिख सकता हूं K इज इक्वल टू e⁻⁻ माइनस डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट अपॉन RT। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं K इज इक्वल टू
अब अगर हम इसको यहाँ पर गणितीय रूप में रखते हैं, यानी इसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन लिखते हैं, तो k को मैं लिख सकता हूं RT अपॉन NH इंटू ई टू दी पावर माइनस डेल्टा H नॉट अपॉन RT इंटू ई टू दी पावर डेल्टा S नॉट अपॉन R। तो यहाँ पर हम डेल्टा H की वैल्यू को देख के बता सकते हैं कि मेरे पास जो अभिक्रिया होगी वो एक्सोथर्मिक होगी या वो एंडोथर्मिक होगी। यहाँ पर N जो है वो अवोगाद्रो संख्या को प्रदर्शित करता है, और अगर हमें कभी अभिक्रिया की एंथैल्पी चाहिए तो उसके लिए हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं डेल्टा H इज इक्वल टू एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो इस प्रकार से फॉरवर्ड और बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी के चेंजेस से मैं यहाँ पर एंथैल्पी का मान निकाल सकता हूं, और उस एंथैल्पी मान को माइनस RT-ln के डेल्टा H नॉट माइनस T डेल्टा S नॉट में रख के हम K की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका जो काइनेटिक्स वाला चैप्टर है ये खत्म होता है। तो इस चैप्टर में हमने ये सीखा कि कोई भी अभिक्रिया के लिए हम किस प्रकार से कोटि का मान ज्ञात कर सकते हैं, यानी उसके लिए हम ऑर्डर को डिफाइन कर सकते हैं। वो कौन कौन से कारक हैं जो किसी अभिक्रिया के वेग को प्रभावित कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं या उसको घटा सकते हैं। उत्प्रेरक किस प्रकार से कार्य करता है और किस प्रकार से वो संकीर्ण ऊर्जा को बढ़ाने का या घटाने का काम करता है। हमने इस चैप्टर में फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स और जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स के बारे में पढ़ा, उनकी डेरिवेशन को समझा, उनके ग्राफिकल मेथड को समझा, और हमने इसमें यह भी समझा कि किसी अभिक्रिया के ऑर्डर को किस प्रकार से डिटरमाइन किया जाता है। अंत में इस चैप्टर में हमने यहाँ पर जो कोलिजन थ्योरी है उसके बारे में समझा, जो हमें बताती है कि कोई अणुओं के बीच में होने वाले टकराव, और वो भी कौन से, जो प्रभावी टकराव होते हैं वही उत्पाद का निर्धारण करते हैं। और अंत में हमने K और डेल्टा G के बारे में जो रिलेशनशिप है उसके बारे में भी समझा। तो केमिकल काइनेटिक्स आपका जो चैप्टर है वो यहीं पे खत्म होता है। अगली क्लास में हम कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। Thank you all of you. Have a nice day.